चलो लिखो बेटा। आज टॉपिक करेंगे हम लोग रेशियो एनालिसिस। टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। चलो लिखना शुरू करो इसमें। सबसे पहले कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिखिए इसमें, अंडर रेशियो एनालिसिस we compare two particular items of financial statement. Under ratio analysis, we compare two particular item of financial statement. आगे लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट here means trading account, trading account, profit and loss account, and balance sheet. Trading account, profit and loss account, and balance sheet. हो गया? आगे लिखिए, कंसेप्ट नंबर टू, ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट नंबर टू, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए जरा। जैसे मैं लिख रहा हूं, दो तरीके से हम लोग लिखेंगे बेटा, तीन तरीके से। पहला, जैसे आपने पहले पढ़ा था, एक छोटा सा 2-3 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया हम लोगों ने। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें लिखिए, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। इसी के बाद लिखिए और। अकाउंट्स में तो हम लोग ऐसे बनाते थे, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हमें इसको एनालाइज करना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ और भी दो तीन तरीके से बनाते हैं। पहला है सेल या टर्नओवर या रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगला बेटा, इसी को हम लोग ऐसे बनाएंगे और ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें लिखिए बाई सेल्स टू COGS तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये हमने लिखा बेटा। एक और लिखो और। एक और लिखिए और। इसी के नीचे लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
टू डायरेक्ट वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड, बाई सेल्स, और यहां पे आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। चलो इतना लिखो, फिर समझाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? चलो अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, स्क्रीन पे देखो। देखो आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस। पहले मैं बताता हूँ ये चैप्टर है क्या, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। देखो रेशियो एनालिसिस क्या है। देखो बेटा, कोई भी कंपनी 1 अप्रैल से अपना बिजनेस शुरू करती है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा क्या होता है, किसी भी कंपनी ने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस शुरू किया, 31 मार्च को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। अब आप सब बच्चे बताओ, मान लो अगर हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना हो, अपने पैसे इन्वेस्ट करने हो, तो आप क्या देखोगे? पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड करके देखोगे, उसमें प्रॉफिट है तो क्या करोगे? लगा दोगे पैसे। बोलो सब लोग, ठीक है। हम में से किसी को भी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो जो भी हमने कमाया है हम क्या करेंगे? कंपनी देखेंगे, 4-5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के, अगर कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है तो हम उसमें पैसे लगा देंगे। बोलो सब लोग यहाँ तक ठीक है? अब सुनो मेरी बात। तो बेटा हमारा ये जो चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, ये कह रहा है कोई कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो खाली ये देख के उसमें पैसे मत लगाओ। क्या है, और बारीकी से उस कंपनी को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो क्या है इस चैप्टर में भाई, रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। रेशियो का मतलब कंपैरिजन। तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद फिर और बारीकी से उसको हम स्टडी करेंगे। तब अगर सब कुछ फेवरेबल लगता है तो हम लोग इन पैसे लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा जनरली आदमी क्या करता है, अगर किसी को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, डिवेंचर खरीदना है, शेयर खरीदना है, तो क्या करता है? देखेगा वो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। अगर प्रॉफिट में है तो आदमी अपनी खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन हमारा ये चैप्टर कहता है खाली प्रॉफिट देख के मत खुश हो। यूनिनॉर कंपनी जिस साल बंद हुई उसके फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में थी। कब बेटा? पहले 3 महीने में प्रॉफिट में थी, अगले 9 महीने में ऐसा हुआ कि कंपनी बंद हो गई। समझ आई बात? तो कहते हैं प्रॉफिट देख के मत खुश हो, प्रॉफिट देख के पैसे मत लगाओ, कंपनी को और अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर उसके बाद उसमें पैसे इन्वेस्ट करो। तो ऑब्जर्व कैसे करें? तो कहते हैं इस वाले चैप्टर से रेशियोज निकालो, वो रेशियो कंपनी पे अप्लाई करो, फिर चेक करो कैसा चल रहा है कंपनी के अंदर, तब पैसे लगाओ। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब और आसान करके बता रहा हूँ बेटा। देखो ऐसे होता नहीं, किसी को देखो कोई पर्सन बहुत बढ़िया है, बाहर से देखने में हेल्दी लगता है, वो पता चला जिम विम करके आया, फिर उसके बाद एक्सपायर हो गया। तो बाहर से देखने पे वो हेल्दी लग रहा था ना जो, लेकिन क्या है अंदर सब मामला गड़बड़ हो रहा था। अगर ब्लड टेस्ट होता तो पकड़ में आ जाता। तो ये चैप्टर ऐसे कंपनी का ब्लड टेस्ट कर लेता है। समझ आई बात? जैसे सारे रेशियो हम एक एक करके पढ़ेंगे, मैं एक दो ऐसे आपको बताता हूं। जैसे बेटा इस चैप्टर में क्या करोगे हम लोग, देखो पूरा एफएम किस पे लगता है? कंपनी पे। किस पे लगेगा?
कंपनी फाइनल अकाउंट में क्या बनाती है? पीएल और बैलेंस शीट। क्या बेटा? लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को क्या है? इस चैप्टर में हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। क्या क्या समझे? तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग की आइटम को ट्रेडिंग से कंपेयर करेंगे, पीएल की पीएल से, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट से। क्या करने के लिए? चेक करने के लिए कि कंपनी कैसा काम कर रही है। फिर ट्रेडिंग की पीएल से, पीएल की ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग की बैलेंस शीट से, पीएल की बैलेंस शीट से। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के हम लोग एक दूसरे को चेक करते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट में नहीं होता कि हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, इतना है तो ये गड़बड़ है, तो कंपैरिजन ही तो होती है। प्लेटलेट इतनी होनी चाहिए, इतनी है, समझ आए? तो वैसे यहाँ भी हमारे पास कुछ रेशियोज हैं, हम एक एक पढ़ेंगे, पढ़ के हम उसको समझेंगे, फिर जब आप जान जाओगे तो उसको आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करके चेक कर लोगे कि कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव करेगी कि नहीं। क्या बोला मैंने? लॉन्ग रन में सरवाइव करेगी कि नहीं। ऐसा होता नहीं बेटा, लोगों के पास लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, लेकिन उनको पैसे का मैनेजमेंट ही नहीं आता, तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के अमीर होते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। समझ आई बात? तो वैसे आप यहाँ पे चेक करोगे। बोलो पहले इतनी बात सबको समझ में आई? जैसे अब मैं एक दो छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। देखो, जैसे अभी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे करंट रेशियो। क्या पढ़ोगे बेटा? इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है। अब इस ये हमारा चैप्टर कहता है ये होना चाहिए 2:1। कितना होना चाहिए? ये 2:1 होना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब जरा बारीकी से समझना इस बात को। अब ये बताओ सब बच्चे, देखो मान लो ये बैलेंस शीट है, क्योंकि इस चैप्टर में कंपनी की पढ़ाई नहीं, कंपनी और अदर देन कंपनी दोनों का मिक्स आएगा, तो इसलिए ऐसे बना रहा हूं बैलेंस शीट। बताओ, करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में लिखोगे, करंट एसेट, एसेट साइड में लिखोगे। अब बताओ ये कितना होना चाहिए? 1:2, है ना? मतलब ये जो एसेट है वो 2 होगा और जो लायबिलिटी है वो कितनी होगी? 1 होगी। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर कहता है भाई करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो पैसे जो हमें 12 महीने में पे करने पड़ सकते हैं, वो क्या है? करंट लायबिलिटी। और वो पैसे, वो एसेट जिसको बेच के हम 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, वो क्या है? तो ये क्या कहते हैं, अगर तुमने 1 रुपए का उधार लिया, उससे उसको 12 महीने में यूज करके 2 रुपए का एसेट बना लिया, तब तो तुमने वो पैसा सही से यूज किया। समझ आया? तो लेकिन ये कंपेयर करने पे पता चल जाएगा ना, जब ऐसे ये बारीकियां जानोगे तब चेक करोगे। एक और रेशियो होता है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोला मैंने? एसिड टेस्ट रेशियो, या इसी का नाम है क्विक रेशियो। ये होता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्या बेटा? किसके बराबर होता है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट क्या होता है? कहते हैं वो एसेट जो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, वो क्या है? और जो 3 महीने में लायबिलिटी देनी पड़ जाए, वो क्या है? क्विक लायबिलिटी। कहते हैं ये 1:1 होना चाहिए। कितना? मतलब 3 महीने के लिए अगर 1 रुपए हम उधार लेके आए और उससे 1 रुपए का मेंटेन कर ले गए एसेट, तो हमने उसको यूज कर लिया ढंग से। समझ में आता है? ऐसे बहुत सारे रेशियोज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो क्या है ये चैप्टर? ये चैप्टर जैसे कोई भी कंपनी, आपने सुना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में विंडो ड्रेसिंग करती है। क्या करती है? मैनिपुलेशंस इन अकाउंट्स। सत्यम नाम की कंपनी हुआ करती थी, फेक डेटर्स दिखा रखे थे। क्या दिखाया था? फेक डेटर्स दिखाया था। क्या हुआ है, जब मैं पैसे उधार लूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए इशू कर दिए, उससे डिवेंचर इशू कर दिया, पैसे आ गए। अब वो अगर कंपनी में लगेगा तब तो एसेट दिखेगा। बोलो बेटा, मैं अपने ऊपर खर्च कर लूंगा तो एसेट होगा ही नहीं। तो अब मैच कराने के लिए फेक डेटर दिखा दिए उन्होंने, 3 साल तक वही डेटर दिखाते रहे। डेटर की लाइफ कितने दिन की होती है? करंट एसेट है ना, कितने दिन में पैसा दे देगा? 12 महीने। या तो बैड डेट हो जाएगा 12 महीने बाद। फिर जब ये चैप्टर लगा तब समझ में आया कि ये सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, पकड़ में आए। फिर दोनों भाई इस समय अंदर हैं जो मिलके चला रहे थे कंपनी। कंपनी बंद कर दी गई। समझ में आया? ऐसे तमाम सारी मैनिपुलेशन, तो वो सब इससे निकल के आ जाता है। समझ में आया चैप्टर का बेस क्या है? अच्छा, अब आगे सुनो। तो रेशियो चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, स्क्रीन पे देखना। अंडर रेशियो एनालिसिस वी कंपेयर 2 पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। वैसे एफएम किस पे लगता है? कंपनी पे। किस पे लगता है? कंपनी क्या बनाती है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट।
तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन जब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो ट्रेडिंग की भी आइटम आना शुरू हो जाती है, समझ आए? तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बताओ, पहले इतनी बात सबको समझ में आई? अब आगे तो अब समझते हैं इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसमें अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब होता है। एक एक चीज ध्यान से समझते जाना। आज हम लोग क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले मुझे आपके बेसिक्स क्लियर करने होंगे इस चैप्टर में जिसका यूज होगा, फिर रेशियोज डिस्कस करेंगे, तब जाके क्वेश्चन लगाएंगे, समझे? तो अब सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। पहला फॉर्मेट जो सभी को पता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आती है, 5 आइटम आती है। कितनी? क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंस। जो उसका नेट रिजल्ट होता है, कभी प्रॉफिट आता है कभी लॉस आएगा। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी आइटम है? 5। क्या क्या बताओ? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो बढ़ जाए, घटाने पे जो घट जाए, वही क्या है? वेजेस। कैरिएज इनवर्ड, दर्जन भर होते हैं, उसको रट नहीं पाएंगे हम लोग, समझ में? 5 आइटम आती है। अब इसका नेट रिजल्ट, क्रेडिट बैलेंस आया तो प्रॉफिट दिखेगा, डेबिट बैलेंस आया तो लॉस दिखेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है। बोलो यहां तक ठीक है? लेकिन इस चैप्टर में अब इसी को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। बोलो ये फॉर्मेट सबको समझ में है? अब इसकी मैं इक्वेशन बना रहा हूं, जरा देखो। डेबिट, देखो क्या इसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होगी? अरे डेबिट क्रेडिट के बराबर करी जाती है, तभी तो ये प्रॉफिट लॉस आता है। अब बताओ, अगर इक्वेशन बनाए तो ऐसे होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीपी। बोलो ऐसे इक्वेशन बनेगी? ठीक है, अब देखना, अगर मैं ट्रांसपोजिशन करूं, ऐसे लिख दूं, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक को इधर लाऊं और जीपी को इधर ले जाऊं, तो हो जाएगा माइनस क्लोजिंग बराबर सेल माइनस जीपी। हो जाएगा? अब बताओ, मैंने 100 रुपए में कोई चीज बेची थी, उस पे 20 रुपए कमाया था। अगर कमाई हटा दी तो जो 80 आया, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसी को हम बोलते हैं COGS। क्या बोलते हैं? ये जो है दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ आए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 2 फॉर्मूले हैं, डेबिट से निकालना तो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग से निकाल लो, क्रेडिट से निकालना तो सेल माइनस जीपी से। अभी लिखवा दूंगा, अगर लिखना है तो समझते जाओ, अभी यहाँ पे लिखना है तो लिखवा दूंगा। अब ये देखो जरा, बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, स्क्रीन पे देखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, तब जीपी आता है। अब ये बताओ मुझे, ओपनिंग, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग हटा के अगर COGS लिख दें, COGS इसी के बराबर तो होता है, ओपनिंग, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग के बराबर। ठीक है, मैं फिगर डाल के दिखाता हूं तो और बढ़िया समझ में आएगा। लो देखो, बताओ 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 20,000 की परचेजेस है, 5,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस है, 5 का क्लोजिंग स्टॉक है, 50,000 की सेल है। बोलो प्रॉफिट कितना आएगा? 55 इधर आ गया, 55 में से 35 हट चला गया, 20,000 आएगा ना? अब ये देखो, इसी को अगर ऐसे कर दें, इसी को ऐसे कर दें, देखो मैंने दोबारा से बनाया, सेल वही लिखा 50,000 और यहां निकाल लूं COGS। क्या निकाल लें? ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। तो ये इससे कैंसिल हो गया 30। COGS कितना आएगा? अब अगर मैं सेल लिखूं और सीधा यहां खाली लिख दूं COGS 20,000, 30,000, तब भी तो बेटा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना 20,000। आ गया? तो जब मुझे ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्लोजिंग नहीं दिया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए होंगे, तो हम लोगों को बेटा ऐसे देगा, वो सेल इधर लिखेगा, COGS इधर लिखेगा, आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये देखो दूसरा ऐसे आपको समझाया क्या, सेल में से माइनस कर दो COGS, क्या आ जाएगा?
अगर स्टेटमेंट बनाना है, ये तो एफएम है, कोई हम लोग अकाउंट थोड़े ना पढ़ रहे हैं। जब हमारा क्वेश्चन अकाउंट की तरफ इंडिकेट करेगा, अकाउंट बना लेंगे। जब स्टेटमेंट बनवाएगा, क्या करेंगे? स्टेटमेंट बना लेंगे। समझ आ रहा है? जब अकाउंट बनाएगा अकाउंट बना लेंगे, जब स्टेटमेंट बनाएगा स्टेटमेंट। अच्छा, इसी को अगर ऐसे लिखें तो ये देखो, सेल क्रेडिट में आएगी, बोलिए। सीओजीएस डेबिट में आएगा, इसका जो नेट होगा वो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा। तो कभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट, कभी ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे दिया होगा, कभी ऐसे दिया होगा। बोलो, सबको समझ में आए? बोलो, पहले कैसे दिया होगा बताइए। पहली फॉर्म मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो क्या क्या दिया होगा? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पहला हुआ। अब बताओ सीओजीएस किसके बराबर होता है? सीओजीएस निकालने के दो फॉर्मूले, डेबिट साइड से बताओ, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, और क्रेडिट से बताओ, सेल माइनस जीपी। ये दोनों क्या है? सीओजीएस। सीओजीएस मतलब जो माल बिका उसकी लागत कितनी आई, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बेटा चाहे इसको सीओजीएस बोलो चाहे इसको सीओजीएस बोलो। तो अगर मुझे ये दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? इधर लिखेंगे सेल, यहां क्या लिखेंगे? सीओजीएस, क्योंकि वो अपने आप में पर्याप्त है, सब उसमें आ गया ना। अब जो निकल के आएगा दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो एक ऐसे बनेगा। तो दोनों सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इस चैप्टर में बेटा अब अकाउंट तो आप पढ़ नहीं रहे हो, एफएम तो ऐसा है कि सब चीजों को कंसीडर करके चलता है। तो देखो, कभी सेल नाम से लिखा होगा, कभी टर्नओवर नाम से लिखा होगा, कभी रेवेन्यू नाम से लिखा होगा। तीनों का मतलब एक ही है। किस किस नाम से होगा बोलो? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का मतलब एक ही है। डन। अगला देखो और कैसे दिया होगा। तो ये इतनी बात हुई। अब ये एक काम करते हैं, ये तुम लोग नोट कर रहे थे तो मैं जरा लिखवा देता हूँ। यही लिखो नोट, लिखो नोट ऑन सीओजीएस, फिर आगे बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नोट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल माइनस जीपी। इसको भी बोलते हैं सीओजीएस और इसको भी बोलते हैं सीओजीएस। यहां लिखना डेबिट साइड फॉर्मूला फॉर सीओजीएस, क्रेडिट साइड फॉर्मूला फॉर सीओजीएस। कुछ भी बेटा किसी भी तरीके से घुमा देगा, आपको वैसे समझना होगा। तो कैसे भी वो कहे, हम लोग अपना सीओजीएस ऐसे निकाल लेंगे। सेल में से जीपी माइनस करेंगे तो भी सीओजीएस आ जाएगा। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करेंगे तब भी सीओजीएस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा। अब ये देखो इधर, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये देखो, इनकम स्टेटमेंट मतलब आपको पीएल दिया होगा और बैलेंस शीट दे देगा और आखिरी में लिखेगा ये इतने रेशियो निकाल के बताओ। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो जब हमें पीएल और बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होगी और रेशियो के फॉर्मूले पता होंगे तभी निकाल पाओगे ना। और जो चाहिए होता है हम लोग को वो सीधे सीधे दिया ही नहीं जाता, उसका उल्टा ही दिया जाता है।
तो हर तरह से समझ के फिर निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी कभी इसमें ढूंढना पड़ेगा, 2-3 रेशियो आपको दे देगा, 4 रेशियो, और कहेगा पीएल बैलेंस शीट बना डालो। पीएल बैलेंस शीट बना के दी होगी, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देगा, आपसे कहेगा पीएल बैलेंस शीट बना डालो। अब क्या होगा, एक रेशियो से एक आइटम निकलेगी, वो दूसरे में जाएगी, उससे कुछ निकलेगा, फिर किसी से कुछ निकलेगा। ये देखो जैसे ये है, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक बैलेंस शीट बना दी यहाँ पे ये, अब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपसे कहेंगे ये बैलेंस शीट बना डालो। ये तो नीचे मैंने सॉल्व कर दिया है। अब क्या करना है, ये पढ़ना है, फिर सोचना है ये आइटम निकलेगी कैसे, उसका रेशियो याद करना है, रेशियो का न्यूमरेटर निकालो, डिनोमिनेटर निकालो, तब इसमें रखो, तब आंसर आएगा। समझे? और बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, पीएल मैच करना चाहिए, इस आएंगे। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट की, फिर किस किस चीज के क्या क्या नाम है वो, फिर रेशियो क्या होता है, तब लगेगा सवाल। तो मैंने आपको ट्रेडिंग बताया। अब बताओ ट्रेडिंग का पहला फॉर्मेट सबकी समझ में आ गया, दूसरा क्लियर हो गया बेटा? अब तीसरा देखो, अब तीसरा, यहां तक ठीक है बेटा? पूरे ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो अब सुनो, देखो स्क्रीन पे देखो बेटा, सबने 11th 12th में एक चैप्टर पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स, उसमें अकाउंट्स में फाइनल, वही फाइनल अकाउंट ही तो चल रहा है ना। उसमें क्या क्या बनता था, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। थोड़ा सा भी याद करो एकदम पूरा। अब क्या है, जो ये चैप्टर बन गया यही सबके लिए लागू होगा ना, तो सबकी पढ़ाई आपको पढ़ाई जाएगी। कल को डिग्री लेके बैठोगे, कोई भी क्लाइंट आ जाएगा, तो सब जानना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो फाइनल अकाउंट बेटा 2 तरह के लोगों का बनता है। मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर में कितने मालिक होते थे? एक। अब वो 2 तरह के होते थे बेटा, एक होता था मैन्युफैक्चरर, कौन होता था? एंड सेलर, और एक होता था सेलर, ठीक है? या जिसको हम लोग बोलते थे ट्रेडर। ट्रेडर क्या करेगा, बना बनाया सामान कहीं से खरीदेगा, एक से खरीदा एक को बेच दिया, ठीक है? तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या क्या बनाएगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और, ठीक है? पूरा इन्वॉल्व रहना इसमें बेटा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जब ये चैप्टर ना आए हम लोग के पास, और इसको करने से पूरे एफएम के और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है, ये कहाँ जाता है? पीएल से क्या मिलता है, ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये किसका है? ट्रेडर का। किसका? अभी कुछ दिन पहले तक अमेजोन वाला क्या करता था, एक दुकान से सामान उठाया एक जगह पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे खुद बनाना शुरू कर दिया ना, तो अभी तक अमेजोन वाले क्या थे? ट्रेडर थे। तो तो ऐसे वो काम करते थे। अब जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है, क्या है? जैसे जो बेकरी होती है बेटा, बेकरी में वहीं पेस्ट्री बनाते हैं वहीं बेच देते हैं, तो वही मैन्युफैक्चरर है वही सेलर है। तो वो क्या करते हैं, देखो ऐसे, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से सुनना। और बेटा इसके अलावा बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? जितनी उनको प्रोडक्ट बनाने में लागत आई वो यहां से निकलेगी, कॉस्ट। सारे खर्चे डेबिट में लिखेंगे तो क्या निकलेगी? कॉस्ट जाएगी ट्रेडिंग की डेबिट में। कहां जाएगी? फिर ट्रेडिंग में आप लिखोगे सेल, तो आपको यहां से मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? पीएल में, तो यहां से क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। समझ आ रहा है? तो ऐसे वो लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये देखो इस तरीके से प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग बनता है, लेकिन हम लोग काम चलाओ तरीके से पढ़ लेंगे। ये देखो ये है तरीका, ऐसे बनता है। जो मैं बताऊं वो देखना। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखा है? फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद मतलब इधर खर्चे लिखे हैं, इसका जो टोटल है वो कहाँ चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है। बोलो ये समझ आ रहा है? लेकिन अब क्या होता है, जब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं बेटा, तो वो क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रेडिंग, लेकिन उसमें दोनों का आइटम डाल देंगे, ठीक है?
लिखेंगे वो ट्रेडिंग, लेकिन दोनों आइटम डाल देंगे। तो आपको जानना चाहिए क्या क्या आएगा। अब जरा एक बार फिर से बोल दो, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, फटाफट बोलना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पूछ रहा हूँ जवाब दो। ओपनिंग स्टॉक का आएगा रॉ मटेरियल का, WIP का, या फिनिश गुड्स का? केवल फिनिश गुड्स का। क्यों भाई? ट्रेडर अधूरा माल थोड़े ना बेचा, बना बनाया बिकेगा ना। क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का, ऑब्वियसली। बोलो बेटा। लेकिन जब आप खुद ही बनाओगे तो आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, आपके पास कुछ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलो बेटा। जो आज का एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आज का क्लोजिंग है, वही कल का क्या होगा? ओपनिंग होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये सब आइटम आता है। क्या क्या? ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? ओपनिंग WIP। हर अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किधर आता है? ओपनिंग किधर आता है? डेबिट में। क्लोजिंग किधर आता है? क्रेडिट में। तो ये देखो वही तो हुआ है। ओपनिंग WIP डेबिट में, क्लोजिंग WIP ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट में, क्लोजिंग कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट में। लेकिन डेबिट में लिखोगे तो माइनस करके लिखना पड़ेगा। बोलो बेटा। तो ये देखो माइनस करके लिखा है, समझ आए? और वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये फाउंडेशन वालों को पढ़ाया है तो छोटे उनको अलग अलग बताना पड़ता है, ठीक है। ये लिखा, और ये फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम लोग के पास निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसे बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बोलो कैसे कैसे बनता है, फटाफट बताइए। क्या क्या आएगा पहले? ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या? इसका मतलब ये होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मेरे पास 10,000 रुपए का मटेरियल था, 2,000 का और खरीदा, 500 का बचा है, तो बाकी यूज हो गया ना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। अब क्या है बेटा, इसका जो नेट आएगा वो कहाँ भेज दिया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ भेज दोगे? ऐसे बनता है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब हम लोग के पास जब आएगा, कहने के लिए आएगा ट्रेडिंग, लेकिन वो क्या करेंगे, उसी में ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों डाल देंगे। तो ये देखो ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी, और ये भी। ये क्या है? अब देखो इसमें लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कहाँ की आइटम है? मैन्युफैक्चरिंग की। क्या नहीं मिला? ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। मान लेते हैं नील है, मान लेते हैं नील है ही नहीं। तो रॉ मटेरियल, फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही तो है, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और एक आइटम और आ गई, क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या चीज? फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अंदर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो बढ़े ना, प्रोडक्शन घटाने पे जो घटे ना। जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाए तब भी रेंट जाएगा। फैक्ट्री का वॉचमैन जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी उसकी ड्यूटी लगी है, उसकी सैलरी। फैक्ट्री की मशीन का डेप्रिसिएशन, ये सब कैसे हैं? इनडायरेक्ट। हम लोग के अकाउंट में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? मशीन खरीद के पुट टू यूज कर दो, चलाओ चाहे मत चलाओ, डेप्रिशिएट होगी, होता है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो ऐसे बनता है। तो अब ये देखो, लिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन बनेगा ऐसे। क्या क्या लिखा होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये तो हुआ ना रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये किसकी आइटम हुई? मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी? प्रॉपरली इसको मैन्युफैक्चरिंग में बना के फिर कहाँ लेके आना चाहिए? इसका टोटल आता है ना ट्रेडिंग में, उन्होंने यही ट्रेडिंग में लिख दिया। कोई बात नहीं, कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हो, सही है, सही है। हमें तो कस्टमर को सजेस्ट करना है ना, डिसीजन लेना है ना, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़े ना बनाने हैं। ठीक है, इधर सेल्स लिख दिया, मान लिया ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट ही तो होगा, समझ आए? तो कभी कभी आपको ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट दिया होगा। बोलो सबको समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ठीक है बेटा, अलग अलग तरीके से आएगा तो आपको समझना होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा था, कोई देखो, ये देखो, अब यहाँ पे बैलेंस शीट टी शेप में बनी है, और कहीं और देखोगे किसी और तरीके से दिया होगा। तो हर तरीके से हम लोग को समझना होगा तभी। ये देखो ये क्वेश्चन है, अब बताओ पूरी बैलेंस शीट में खाली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऊपर 3-4 रेशियो दे देगा,
आपसे कहेगा बैलेंस शीट बनाओ, कंप्लीट करो इसको। समझ आए? तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सारे रेशियो पता हो और हर एक चीज का मीनिंग पता हो। जैसे सेल्स के 3 नाम बताए मैंने, बोलो क्या क्या अभी? सेल्स, टर्नओवर और रेवेन्यू। और अकाउंट में रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट होता था, याद करो, है ना? लेकिन यहाँ रेवेन्यू लिखा हो तो समझ जाना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल। चलो आगे बढ़ो। तो ये तो हुआ ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ पीएल पे। हेडिंग बनाओ कंसेप्ट 3। आज बेटा हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसी मूड के साथ एक एक चीज लेकिन ध्यान से आपको समझना होगा। अभी नहीं समझोगे आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। कंसेप्ट 3 लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो फॉर्मेट 1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट 1। लिखो पहला फॉर्मेट। हाँ अब बताओ, पीएल में ट्रेडिंग से क्या मिलता है, बोलो सब लोग? कहाँ आता है? पीएल में कौन सी साइड? लिखो बाई जीपी। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में कि पीएल में? इनडायरेक्ट हम रट नहीं सकते, इनडायरेक्ट तो दो चार ऐसे समझने के लिए लिखवा दे रहा हूं। लिखो 2 टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी के नीचे लिखना ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। डन। अच्छा अब देखो मेरी तरफ, एकदम इंटरेस्ट लेके बेटा एक एक चीज समझना है, वरना जब वो क्वेश्चन उठाओगे ये बेसिक नहीं क्लियर होगा, फंस जाओगे, फिर शुरू करना पड़ेगा यहीं से। इसलिए एक एक चीज, चलो बताओ। सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या बनेगा? फिर लेकिन बेटा पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन भी तो बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा का मतलब हमने रिजर्व बनाया, तो रिजर्व कहाँ बनेगा? पीएल में थोड़ा ना बनता है, कहाँ बनेगा? पीएल एप्रो। हमने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, कहाँ आएगा? समझ आया ना? हमने डिविडेंड बांटा उसका प्रेफरेंस शेयर्स वाला, कहाँ आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा और बता दूं, बेटा आपने पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा है सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट में, ठीक है ना? तो सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली पीएल एप्रोप्रिएशन तक हम लोग को पहुंचाया नहीं जाता। अभी कैश फ्लो वाला चैप्टर अगर पढ़े होते हो अकाउंट्स में, तो वहां पीएल का मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन भी होता है। समझ आया ना? तो पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब जो प्रॉफिट आया उसका बंटवारा कहाँ होगा, तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा, फिर जाएगा बैलेंस शीट में। तो अब सुनो,
जब इस चैप्टर में बोलेगा पीएल तो कभी उसका मतलब होता है पीएल और कभी उसमें मतलब पीएल प्लस पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या चीज बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये देखो 2 मिनट देख लेना फिर आराम से नोट करना। देखो हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखा, हमने ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सामने देखो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बेटा? जैसे कोई हॉस्पिटल है, वहां कोई जाके दिखाया, वहीं से मेडिसिन उन्होंने दे दी, 100 रुपए की मेडिसिन 150 में दी, तो 50 जो कमा लिया वो ट्रेडिंग से कमाया ना। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो कमाते हैं वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आए? अब फिर उसके अलावा वहां ऑपरेशन थिएटर से कुछ कमाते होंगे, ओपीडी से, पैथोलॉजी से कमाते होंगे, तो ओवरऑल जो कमाया वो क्या है? नेट प्रॉफिट। समझ आए? ओवरऑल जो कमाया। अच्छा, प्लस हॉस्पिटल ने हो सकता है कहीं कहीं डिवेंचर खरीदा हो, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, वहां से भी रिटर्न आता हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी? नेट प्रॉफिट। समझ आए? फिर उसका बंटवारा कहाँ होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। कहाँ होगा? ठीक है, अब देखो अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ट्रेडिंग में इनकम के नाम पे केवल एक चीज आती है, दैट इज सेल्स। क्या आएगी? जैसे बताओ आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो आपको हम लोग स्टडी मैट देते हैं, हम भी तो स्टडी मैट कहीं से बनवाते हैं। अब अगर उसको हम प्रॉफिट लेके दें तो स्टडी मैट से हमने जो प्रॉफिट कमाया दैट इज और ग्रास प्रॉफिट। अब बेटा और जो फीस आप देते हो उसमें आपको पढ़ाया जाता है, तो और जो प्रॉफिट हुआ, और हो सकता है मुझे कहीं से इंटरेस्ट आता हो, रेंट आता हो, डिविडेंड आता हो, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। फिर उसका जो हम बंटवारा करेंगे वो कहाँ होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। कहाँ होगा? तो ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है समझना। अब क्या होगा? यही नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। और जिन जिन बच्चों को याद है पार्टनरशिप में जब पढ़ा था, तो सोचो अचानक से कहां से यहां नेट प्रॉफिट आ जाएगा? इससे पहले पीएल बनेगा तभी तो आएगा। समझ आए? फिर डिविडेंड प्रपोज किया, वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दी। समझ आए? कुछ रिजर्व एंड सरप्लस बनाए, तो वो सब कहाँ होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। फिर जो बचेगा वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो जब इस चैप्टर में कहा जाए पीएल, तो पीएल का मतलब कभी कभी पीएल होगा, कभी कभी पीएल एप्रोप्रिएशन प्लस पीएल दोनों होगा, तो हम दोनों समझ के चलेंगे। समझ आए? अरे जब प्रपोज डिविडेंड इन सब की बात करेगा तो समझ जाना कि वो पीएल एप्रोप्रिएशन भी लेके चल रहा है, नहीं तो क्या होगा? पीएल होगा। तो इसी के नीचे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोग पढ़ते भी थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद आ रहा है कुछ? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो खर्च हो गया वो पीएल में आता था। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, बंटवारा जो होता था वो एप्रोप्रिएशन में आता था। तो यहां हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड टू इक्विटी डिविडेंड टू रिटेन्ड अर्निंग अब हमारे पास यहां से निकल के आएगा फाइनल प्रॉफिट। बोलते इसको भी नेट प्रॉफिट ही है, लेकिन ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है, ये जाता है बैलेंस शीट में। डन। अच्छा अब बताओ, इनकम के नाम पे ट्रेडिंग में क्या आता है? केवल सेल। बाकी सारी आमदनी कहाँ आएगी? पीएल में। कहाँ आएगी? तो यहां लिखो बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम
बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। अब दूसरे फॉर्म क्या है, लिखिए। और क्या होता है, अच्छा बताते हैं। चलो ये देखो बेटा, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, सब बच्चे समझिए। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, जरा बताओ, इधर देखना। ये बताओ, अकाउंट्स में जब भी हम लोग खर्चों को बांटते हैं तो आपने बचपन से आज तक यही पढ़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा है ना। डायरेक्ट कहाँ जाता था, इनडायरेक्ट कहाँ जाता था। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो एक्सपेंस बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम करने पे जो कम हो जाए, वही क्या है। और प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, जिस खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े, वो क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ये वेरिएबल नेचर का है और ये वाला फिक्स नेचर का है ना। अब ये देखो, अगर हम खर्चों को ऐसे ना बांटें बेटा, ऐसे बांटें, देखिएगा, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऐसे बांटें। अब ये क्या है, अगर हम खर्चों को ऐसे बांटें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, तो इसका मतलब क्या है, तब ऐसे नहीं देखना है, अब इस नजरिए से। अब बताओ ऑपरेटिंग का मतलब, बताओ बेटा। आपकी क्लासेस रन कराने, जब मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं, तो आपसे मुझे जो फीस मिल रही है वो हो गई ऑपरेटिंग इनकम। क्या हो गई, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, क्या बोला मैंने, पैसे कमाने का मुख्य स्रोत, समझा। तो आपसे जो फीस मिली वो क्या हो गई, ऑपरेटिंग इनकम। और आपको पढ़ाने के लिए मैंने जितने खर्चे किए, मैं ऐसे ना देखूं कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, जितने किए वो क्या हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने, आपसे जो मुझे फीस मिली वो क्या हो गई, ऑपरेटिंग इनकम। आपको पढ़ाने के लिए जो मैंने खर्चे किए वो क्या हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, एंड दिस इज माई ट्रू प्रॉफिट। ये कहां आता था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। समझे, आप ही बताओ। बताओ, अगर विराट कोहली क्रिकेट खेल के उतने कम पैसे बना रहा है, एंडोर्समेंट करके ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो क्या फ्यूचर ज्यादा दिन चलेगा। मतलब ये अच्छा नहीं है ना बेटा। भाई कोई अपनी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा पैसे बनाए तब अच्छी बात हुई ना। समझ पा रहे हो सब लोग। ठीक है, कोई अपनी प्रिंसिपल, ऐसे बताओ, बैंक कैसे कमाता है, हमें लोन देता है, उससे इंटरेस्ट आता है। अब ये बताओ, एसबीआई वालों का मैक्सिमम प्रॉफिट निकलता है मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट के। अब बताओ, बैंक बढ़िया कर रहा है कि खराब कर रहा है। समझ आए, मतलब उनका भविष्य ठीक नहीं है, जो मुख्य काम है उससे नहीं कमा रहे हो, पैसे तो कहीं से अरेंज कर ले रहे हो, लेकिन मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट काट के ना। आदमी बैलेंस मेंटेन करने लगा तो तुम तो धंधा करना ही नहीं आता तुमको, खाली इतना लार्ज हो कि तुम पैसे बनाए जा रहे हो। समझ आ रही बात मेरी। तो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी जो हम एफएम में पढ़ते हैं, क्या फुल फॉर्म होता था, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नजरिए से मत देखो, किस नजरिए से देखें, व्यापार से जो कमाया वो हो गई ऑपरेटिंग इनकम, व्यापार में जो खर्च किया वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, कौन कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइज बिटवीन समवेयर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। समझ में आया। अच्छा ये हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। अब लिखो अगला, ये कभी कभी ऐसे दिया होता है। अब ये बताओ इधर, सब बच्चे, सब बच्चे इधर देखो। अब मैं अकाउंट ना बनाऊं, स्टेटमेंट बना दूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूं, जो डेबिट वाली आइटम है इसी में से घटाते जाएं, तब भी तो बन जाएगा ना, आंसर तो वही आएगा। और हम अकाउंट तो पढ़ नहीं रहे कि टी शेप में नहीं बनाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, एनालाइज करना है ना आपको। तो कभी ऐसे दिया होगा तो ऐसे बनाएंगे, जब सवाल में स्टेटमेंट बना के देगा स्टेटमेंट बना देंगे आंसर में। बोलो समझ में है। चलो लिखो नीचे। और अब बनाओ ऐसे, ग्रॉस प्रॉफिट
में ऐड कर दिया नॉन, ऐड मत करो, छोड़ो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, अब इसमें से लेस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चलो मैं कुछ खर्चों के नाम ले रहा हूं, आप बताएंगे ऑपरेटिंग है कि नहीं है, बोलूं? सैलरी ऑपरेटिंग है, कमीशन, वेजेस ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा और बताओ, इनकम की बात करो, चलो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, समझ आया ना, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नॉन। अब क्या है, पीएल का सिस्टम ऐसा है, कहीं से एक भी पैसा मिले पीएल में आके क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उससे ये नहीं पता चल पाता ना कि व्यापार से एक्चुअली कितना कमाया, तो उसके लिए निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब समझ में आया? चलो अब माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सामने ब्रैकेट में लिख देना लाइक सैलरी, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा इंटरेस्ट बताओ ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग है, क्यों? व्यापार चलाने के लिए ब्याज की जरूरत थोड़े ना पड़ती हो, तो लोन लिया इसलिए पड़ती है, तो कैश फ्लो में भी तो पढ़ते थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग नहीं है, पढ़ते थे ना, तो यहां लिखो लाइक इंटरेस्ट। अब यहां पे ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो जो आएगा इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां से माइनस कर दिया टैक्स, क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा इसमें से दे दिया प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसी में से अगर माइनस कर दें इक्विटी डिविडेंड, तो आएगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, अब इतने डीप में स्टडी करोगे तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन नहीं लगते। डन। अच्छा अब ये देखो कैसे बन गया, सब बच्चे देखो, अब वही जो ऊपर लिखा है वही हमने यहाँ लिखा, बताओ पहले क्या लिखा था? ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें ऐड था नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये देखो इधर, रटना नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हुआ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर माइनस किया था हम लोगों ने ये जो जो मैं बता रहा हूँ वो देखना, फिर हमने माइनस किया बेटा, हमने यहाँ से माइनस किया ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, तो ये देखो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दिया, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ गया? फिर हमने टैक्स माइनस किया, तो ये देखो उसी टैक्स को हम किस नाम से लिखते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, समझ आया? तो ये जो प्रॉफिट आया था ये क्या था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर ये देखो इधर
अब यही वाला प्रॉफिट यहाँ आया था, फिर इसमें से माइनस हुआ था प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड। तो ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड माइनस कर दिया। अब अगर मान लो मैं यहीं पे रोक लूँ इसको, जो पैसा कमाया है उसमें से डिविडेंड बांट दूं, तो जो बचा वो रिजर्व एंड सरप्लस ही तो रोक लिया मैंने। अरे 100 रुपए कमाए, 10 रुपए डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस का, 20 इनका, तो जो 70 बच गया वो रिजर्व एंड सरप्लस ही तो बनाया होगा, वरना सब बांट देना चाहिए ना। समझ आए? तो ये फॉर्मेट हमने नीचे लिखा है। तो आपको पीएल कभी टी शेप में मिलेगा, कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे हम आंसर में लिखेंगे, सेम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग दोनों। बोलो क्लियर हुआ सबको? चलो आगे अब लिखो अगला कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। अब समझेंगे कंसेप्ट फॉर बैलेंस शीट। कंसेप्ट फॉर, हाँ, बैलेंस शीट। कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है? बैलेंस शीट। चलो अब बैलेंस शीट भी बेटा इधर देखो दो तरीके से बनती थी। सामने देखिए, जब वो सोल प्रोप्राइटर का पढ़ते थे तो उसकी बैलेंस शीट ऐसे बन जाती थी। कंपनी की पढ़ते हो तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इनकी हॉरिजेंटल इनकी वर्टिकल। कभी कभी हॉरिजेंटल दिया होगा, कभी कभी वर्टिकल दिया होगा। समझ आए? तो अब वो कैसे करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखो, लिखिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस करो इसी में से एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसी का नाम होता है मिसलेनियस एक्सपेंस। अब ये जो आया इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसमें ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब जो आंसर आएगा इसको बोला जाएगा नेट वर्थ या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड या इसी का और नाम है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसमें ऐड करेंगे डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, ऐड करेंगे करेंट लायबिलिटी, तो आ जाएगा टोटल डेट सी प्लस डी। और अगर कभी लिखा हो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड,
तो ये होगा बी प्लस सी। डन। ये सारे नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। जैसे ये मीनिंग नहीं समझ पाए तुरंत रेशियो गलत लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। चलो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सामने देखिए। अब बैलेंस शीट की हम लोग लायबिलिटी साइड समझ रहे हैं। जैसे इस चैप्टर में आएगा तो देखो बेटा, बेसिकली मेरा जो पढ़ाने का मतलब है ये सब लिखवाने का, लायबिलिटी तो आपको पता ही है। देखो ये और ये आपको पता होना चाहिए। देखो हमको एक ही जैसे लगेगा, कभी सवाल में लिखा होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो उसका मतलब ये होता है, कभी लिखेगा शेयर होल्डर फंड तो उसका मतलब यहां से लेके यहां तक। समझ आ रहा है? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन जहां गलत समझा पूरा गया क्वेश्चन, आएगा नहीं। बात समझ आई? तो इसलिए अब इसको डिटेल में बता रहा हूँ, चलो सुनो एक एक करके। सबसे पहले हमने एसेट लायबिलिटी साइड पिक किया। देखो अब कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो कंपनी की बैलेंस शीट में भी ऐसे ही आता है ना। अच्छा अब इधर देखो मेरी तरफ, लॉसेस बेटा, लॉसेस जरा मुझे बताओ, कंपनी में जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है? कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में जाके ऐड हो जाता है। प्रॉफिट कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो लॉस आएगा तो रिजर्व में से माइनस होगा, माइनस होगा ना। तो वही यहाँ किया है कि अगर लॉस आया तो ये माइनस हो गया, ये अलग से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कोई हमें कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं करना है, उसकी बारीकियां समझना है। तो यहाँ टोटल में से माइनस कर दिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, और आसान तरीके से बताता हूँ। बताओ कंपनी का मालिक कौन? कौन शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये बताओ मालिक का पैसा क्या क्या है? इधर देखो, मालिक ने जो लगाया, बोलो, मालिक ने जो बचा के रखा है, और नफा नुकसान। मालिक ही तो झेलेगा। मालिक ने क्या लगाया? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस किसके हैं? मालिक के। फायदा होगा मालिक एंजॉय करेगा, घाटा होगा मालिक झेलेगा। बोलो बेटा। तो ये आया शेयर होल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। जब आपके पास कहेगा क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड तो इसका मतलब ये हुआ। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? अब अगर इसी में हम जोड़ दें नकली मालिक, कंपनी के लोग नकली कहने के लिए ओनर होते हैं ना, ऐसे कोई ओनर थोड़े ना होता है कि उसको फिक्स रेट से डिविडेंड चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको मालिक थोड़े ना बोला जाएगा। अगर हम नकली मालिक को भी जोड़ दें तो बोला जाएगा नेट वर्थ। क्या बोलोगे? या इसी का अगला नाम इक्विटी, खाली इक्विटी लिखा होगा। देखो कितना बारीक है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा है तो अलग मतलब है, इक्विटी लिखा है तो अलग मतलब है। समझ आ रहा है? फिर प्रोपराइटर फंड लिखा है तो भी उसका यही मतलब है। प्रोपराइटर मतलब ओनर, कंपनी के दो ओनर, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी, जब इतना लिखेगा तो इसका मतलब ये पूरा हो गया। चलो अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस माइनस, उसी में ऐड कर दिया प्रेफरेंस। अब क्या आ गया? शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ या इक्विटी, एक दर्जन नाम है उसके, ठीक है। लेकिन सब ध्यान रखने हैं, जिसको आप लीस्ट सोचोगे वही दे देगा वो एग्जाम में, सीधे सीधे पूछेगा ही नहीं। अच्छा अब आगे बेटा, अब नोटिस करो तो देखो
सब बच्चे देखिए, यहां से लेके यहां तक तो असली नकली जो भी हैं ये मालिक का पैसा हो गया ना। अब ये बाहर वालों का पैसा है, बाहर वालों का। बाहर वाले कौन है? डिवेंचर बॉन्ड या लोन, यही तो हुआ ना। और करंट लाइबिलिटी, दो ही तो लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब इन दोनों को जोड़ के आएगा टोटल डेट। क्या आएगा? मतलब जब सवाल में लिखा होगा टोटल डेट, तो टोटल डेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एज वेल एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये हुआ टोटल डेट। बोलो क्लियर है बेटा? और कभी क्वेश्चन में कहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या कहेगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा टोटल डेट, चलो फिर से बता देता हूँ, यहां तक समझ में आ रहा है? आखिरी वाला छोड़ के इसीलिए लिख दिया ना। ये बताओ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ? एक बी और एक सी। अच्छा ये गड़बड़ कर रहे थे, ये नहीं लेना है। जब कहेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो किसको इग्नोर करेंगे? करंट लाइबिलिटी को। यही तो मतलब हुआ ना इसका, करंट लाइबिलिटी को इग्नोर। देखो बेटा एक चीज गलत समझे तो फॉर्मूला गलत हुआ, सवाल गया। तो इसलिए समझना है। अब फिर से बताओ शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? बोलो। शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक का पैसा। क्या क्या होगा? मालिक ने जो लगाया इक्विटी शेयर कैपिटल, मालिक ने जो बचाया रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा। प्रॉफिट होगा ऐड हो जाएगा, लॉस होगा माइनस। अब प्रॉफिट तुम लोग को पता है ऐड होता है, तो जानबूझ के मैंने लॉस लिखवाया। अब उसी में किसको ऐड कर दें? प्रेफरेंस शेयर को। तो क्या आ गया? हाँ शेयर होल्डर फंड, नेट वर्थ, उसके बहुत सारे नाम हैं। फिर उसी में ऐड कर दिया डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट को और करंट लाइबिलिटी को। तो इन दोनों का सम क्या है? टोटल डेट। क्या है? लेकिन अगर हमसे कहा जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो कुछ लगा है, शेयर होल्डर का पैसा या बाहर वालों का पैसा। बोलो समझ में? इक्विटी का मतलब बताओ, केवल इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ प्रॉफिट एड लॉस माइनस, और प्रेफरेंस भी आएगा ना। इक्विटी बोला, खाली इक्विटी का मतलब। तो ये बात बेटा बिल्कुल ध्यान रखना है ऐसे, इसीलिए इसको लिखवा रहा हूं। जरा सा इसमें नाम चेंज होता है तुरंत प्रॉब्लम होने लगती है। अब आ जाओ जरा एसेट साइड में, लिखो एसेट साइड। मतलब हमारे रेशियोज में हमारा जिससे पाला पड़ेगा हम वही वही पढ़ रहे हैं। एसेट साइड, नेट फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में लिखेंगे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बोलो टेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसका साइज सेव होता है वो क्या हो गया? टेंजिबल। इनटेंजिबल एग्जांपल दो। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, ये सब हो गए ना, तो वो सब आएगा। आगे इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म, ब्रैकेट में लिखना लॉन्ग टर्म। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट। इसी में ऐड कर दोगे करेंट एसेट, तो आ जाएगा टोटल एसेट। ए प्लस बी।
ठीक है। अब देखो एसेट में क्या क्या लिखा है, सब बच्चे देखो। जब आपसे कहेगा फिक्स्ड एसेट, ध्यान से सुनो, तो आपको क्या क्या लेना है, फिक्स्ड एसेट के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी। समझ आ रहा है? फॉर्मूले में कहीं लिखा होगा फिक्स्ड एसेट, तो किसको लोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट को। नेट, नेट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, नेट का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, और उसमें करंट एसेट भी ले लिया अगर हम लोगों ने, और दोनों का टोटल कर लिया तो यही हो जाएगा टोटल एसेट, ये हो जाएगा टोटल एसेट। और फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया दोनों, उसमें टेंजिबल भी आएगा, उसमें इनटेंजिबल भी आएगा। आगे बढ़े, चलो अब लिखो कंसेप्ट 5। बेटा बिना बेसिक के क्वेश्चन हम लोग नहीं शुरू कर सकते, तो ये समझना पड़ेगा आपको। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक दो कंसेप्ट करके तुरंत कर ले हम लोग। लिखो मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब 2 मिनट जरा स्क्रीन पे देख लो सब लोग, ये देखो इधर बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, ये देखो ये लिखा है, पढ़ा है ना अभी बैलेंस शीट का जब मीनिंग पढ़ रहे थे। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या है, बी प्लस सी, ये लॉन्ग टर्म डेट आ गए, और यही होता है ना। अब सुनो, खूब ध्यान से सुनना, यहां तक ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अब बताओ अकाउंट्स में क्या पढ़ा था आपने, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट, पढ़ा था ना। अब ये बताओ जितने का टोटल इधर होता है उतने का टोटल यहाँ भी होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब बताओ हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल तो दिया, लेकिन इसमें सारी आइटम किधर की यूज हुई हैं, लायबिलिटी साइड की कि एसेट साइड की। अब क्या होगा, वो आपको एग्जाम में जानबूझ के एसेट साइड देगा। क्या देगा, अब भाई लायबिलिटी और एसेट का टोटल तो सेम ही होता है ना, इधर उधर करके निकाला जा सकता है ना। समझ आ रहा है? तो मैं यही कैपिटल एम्प्लॉयड एक डिजिट देके एग्जांपल बना के 2 बार निकलवाने वाला हूँ, एसेट साइड से कैसे निकलेगा और लायबिलिटी साइड से। हमें जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वही दिया होगा या उसका उल्टा, समझ आए? तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यही हमने लिखा है मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी के नीचे लिखना फ्रॉम एसेट साइड of balance sheet as well as liability side of balance sheet। लिखो फ्रॉम एसेट साइड फ्रॉम लायबिलिटी साइड। फ्रॉम एसेट साइड फ्रॉम लायबिलिटी साइड। ठीक है। अभी देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, तुरंत तुम लोग को याद हो जाएगा। हम लोग को निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सब बच्चे देखो इसमें क्या निकालना है, तो आपको नहीं लगता बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम सिर्फ करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर दिया, बाकी सब है लायबिलिटी साइड से ऐसे निकला, तो एसेट साइड से निकालेंगे तो करंट एसेट को इग्नोर मार देंगे। बोलो, चलो अभी डिजिट से लिखो, कराता हूँ। लिखो पहले इक्वेशन लिखो, लिखिए इक्वेशन, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट
माइनस करें फिक्स्ड एसेट माइनस प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी और यहां का लिखो इक्वेशन, शॉर्टकट में लिख दो समझ पाओगे। ये क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एसेट साइड से निकलना हुआ तो ऐसे करेंगे, लायबिलिटी साइड से निकलना हुआ तो ऐसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे निकाल के देखो तब समझ में आएगा। लिखो एग्जांपल, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। हो गया इक्वेशन। चलो एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप भी बनाइए और मुझे खुद से निकाल के दिखाओ कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्वेशन आपके पास है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है बेटा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल ना, लेकिन इस चैप्टर में अभी भी हॉरिजॉन्टल। पहले बनती थी ना जब 1956 वाला एक्ट लगता था, 2013 से पहले। 2013 में सब रिवाइज हुआ है ना, तो लेकिन यहाँ पे एनालाइज करना है तो वैसे ही सब एक ही जैसे बनता है। लिखो फिक्स्ड एसेट 2 लाख का है, करेंट एसेट 12 लाख का है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1 लाख के हैं। इधर लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 की है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख का है, डिवेंचर 3 लाख के हैं, लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख का है, करेंट लायबिलिटी 3,50,000 की है। देखो मैच कर रहा है कि नहीं? हो रहा है कितना? 15 लाख। चलो खुद से निकाल के बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं कुछ फ्रीज कर रहा हूँ, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिए, बाद में मिलाया जाएगा आंसर। दोनों साइड से निकालना है, एसेट साइड से भी और लायबिलिटी साइड से भी।
कितना है बेटा? आंसर मैच करो। आ गया? सबका यही आया था? ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा है यहाँ पे? एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? एसेट साइड। तो ये एसेट साइड कहाँ पहुँच गया? देखो ध्यान से बात सुनना बेटा, आजकल जो कंपनीज एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती भी है तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस हो जाती है। कहाँ? समझ आए? जैसे किसी कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 40,000 के हैं, तो इसी में सेटल हो जाएगा। ये कितने का दिखेगा? 60,000 का। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,40,000 के हैं, तो इसी में सेटल हो जाएगा बेटा। अब ये हमारे पास 40,000 का माइनस में दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस। समझ आए? आजकल ये कंसेप्ट है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम की कोई चीज़ अब नहीं होती कंपनीज एक्ट में, पहले होती थी। पहले क्या होता था जरा बताओ? ट्रेडिंग से क्या आता है? वो कहाँ जाएगा? पीएल से क्या आएगा? वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये बताओ, नेट लॉस होता तो यहाँ से माइनस करते, तो यहाँ से माइनस करने का मतलब यहीं दिखा दो। बात वही है। तो ऐसे उधर दिखाया गया है। समझ आए? एक तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा? क्या होता है? जिसका जिसका नेचर रेवेन्यू होता है लेकिन हम तुरंत नहीं दिखा सकते, डेफर धीरे धीरे करके दिखाते हैं, पोस्टपोन कर करके, वही क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू। जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट है ना, उसका नेचर क्या है? रेवेन्यू। लेकिन अब कोई नया नया प्रोडक्ट आया तो आदमी बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टीजमेंट करता है, पूरा दिखाएगा तो नुकसान में आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे दिखाता है। तो ये उसी टाइप के खर्चे होते हैं। समझ में आए? इस चैप्टर में मिलेगा, बाकी कंपनीज में नहीं होता, बाकी जगह होता है। तो ये हमने निकाल लिया, ये क्या क्या होता है। अब आओ एक आखिरी चीज और लिखते हैं, लिखिए कंसेप्ट 6। मीनिंग ऑफ मीनिंग मीनिंग ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी।
can be converted into cash within a period of 12 months expected to be settled within a period of 12 months. Cash and cash equivalent marketable security prepaid expenses इधर आ जाएगा अपने पास proposed dividend account payable dividend payable bank overdraft तो करंट एसेट क्या हुआ बेटा वो एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी हुई जिसको हम सेटल करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ उसको हम लोग बोलेंगे करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी अब ये देखो लॉ में भी तुम लोग पढ़ते होगे प्रपोज्ड डिविडेंड कंपनी ने जो डिविडेंड एक बार प्रपोज कर दिया कंपनी ने जो डिविडेंड प्रपोज कर दिया बेटा वो क्या होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ उसको सेटल करना होगा ना तो प्रपोज डिविडेंड भी क्या होगा करंट लायबिलिटी अकाउंट पेएबल का क्या मतलब हुआ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल लिख लो नहीं आता तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल डिविडेंड पेएबल क्या चीज है बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड का दूसरा नाम है डिविडेंड पे प्रपोज्ड डिविडेंड भी तो डिविडेंड पेएबल है समझ आए कभी कभी प्रपोज्ड डिविडेंड नाम से आएगा कभी कभी डिविडेंड पेएबल नाम से आएगा ठीक है और बैंक ओवरड्राफ्ट जानते ही हो तुम लोग अच्छा ये बताओ ये कैश ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है हाँ वो सिक्योरिटी जिसको हम फटाफट बेच के कैश में कन्वर्ट जिस जो मार्केट में बिकती है वो क्या हो गई मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है विच कैन बी रीडली कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब फटाफट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए एसेट उसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा स्टॉक किस में आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट ठीक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है अब बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होती है फॉर्मूला करंट एसेट माइनस और करंट एसेट को और क्या बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल ये हम लोग का अगला टॉपिक है आज यहीं तक करेंगे ठीक है सुनो बेटा
देखो थ्योरी तो है, लेकिन अब बिना इसको पढ़े सवाल नहीं लगेगा। तो ये सब रिवाइज करके अगले क्लास में आना, अगले में भी मैक्सिमम ऐसे ही चलेगा, फिर कहीं जाके हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर फॉर्मूले पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन, अभी एक एक चीज़ का मतलब सीखा, अब फिर फॉर्मूले सीखेंगे तब जाके क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा रिवाइज करके आओगे अगली क्लास में सब लोग।